का आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी रीट के ऑनलाइन क्लास में। और पिछले वीडियो का आपने जो रिस्पांस दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रहे। तो सबसे पहले मैं एक विशेष बात से शुरुआत करूंगा। हमारी आज की जो पहली जो थॉट है वो ये है कि केवल घी नहीं पचता। अब ये थोड़ा सा एक अजीब सा कथन है, केवल घी नहीं पचता, यानी घी को पचाने के लिए उसको आप रोटी के साथ खाइए, चूरमे के साथ खाइए, केवल घी नहीं पच सकता। तो ये ज्यादातर हो रहा है हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में कि हम केवल नोट्स के ऊपर जा रहे हैं और नोट्स के अंदर हमें सार मिलता है और सार तभी याद होगा जब सार के साथ में कुछ बुक्स हम पढ़ेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं सारे दिन में, सर उसकी पीडीएफ, सर उसके नोट्स, सर उसके नोट्स, सर उसकी पीडीएफ। तो केवल पीडीएफ और केवल नोट्स से भला नहीं हो सकता। उसके साथ में वो हमारा दिमाग जो है ना सारी चीजों को तब ग्रहण करेगा जब वो उन चीजों को ढूंढेगा। तो इसलिए हमें बुक्स की सहायता से खुद नोट्स बनाने हैं। हम जो नोट्स खुद बनाएंगे वो हमारे सबसे सच्चे साथी होंगे। इसलिए इस चीज को अपने को विशेष ध्यान रखना है। 10 कोचिंगों के नोट्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं। आप बुक्स को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे और उससे जो चीज आपकी तैयार होगी वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आज की पहली जो बात है वो ये है कि केवल हमें पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है। अब आज के वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहली जो बात है, क्योंकि 4 तारीख को आपके फॉर्म वगैरह जो है मोस्टली सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसके बाद में हम ये मानते हैं कि हमारी जो रणनीति है उसको हमें एक अंजाम देना है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत हो, शुरुआत हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कहां से शुरुआत हो। इस चीज के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि जितनी भी आज तक रीट हुई हैं उन सब के ओल्ड पेपर्स, अगर आप एसएस के विद्यार्थी हैं, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, अगर L1 L2 जो भी आपका क्षेत्र है उसके जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं सबसे पहले उनको आप अध्ययन कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि इन पेपर्स में मेरी परफॉर्मेंस क्या है। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको अपने दक्षता के क्षेत्र पता चल जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा समय देना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि पर्यावरण के पेपर में आप देखते हैं क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी चीज गृह निर्माण सामग्री नहीं है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, स्कूटर है। अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो सबसे पहला जो अपने को काम करना है तैयारी शुरू करने में कि हम ओल्ड पेपर्स देखें और उससे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को जजमेंट करें कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप +1 +2 की किताब लेके बैठे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। फिजिक्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा जो +2 लेवल का है। केमिस्ट्री में सामान्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही मैथ में है, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर पढ़ना शुरू कर देंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस को भी हम प्रॉपरली तभी जज कर पाते हैं जब हमारे पास में ओल्ड पेपर्स हो, उनका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो 2 चीज हो गई हमारी। सबसे पहला कि सिलेबस के 4-5 सेट आपके पास में होने चाहिए और वो सिलेबस के जो पन्ने हैं वो आपकी स्टडी टेबल, स्टडी रूम में चिपके हों। सिलेबस से इधर उधर अपने को जाना ही नहीं है। दूसरी बात, पुराने पेपर्स को हमें अच्छे से इवेल्युएट करना है। पुराने पेपर्स से हमें मूल्यांकन करना है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्या पढ़े क्या न पढ़े, इसके बारे में बहुत सारी बात लोगों ने बता दी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कहीं छूट जाती है। कुछ जो चीजें हैं मैंने महसूस की है, क्योंकि मैं इनके पेपर्स भी देख रहा हूं कि पुराने पेपर्स किस लेवल के आ रहे हैं और किस लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें 5 अपने पास में सब्जेक्ट है।
सभी के पास मनोविज्ञान सभी के पास कॉमन है। एसएस के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश, तो पांचों के लिए अलग अलग बात कर लेता हूं मैं। मनोविज्ञान के सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मनोविज्ञान में आप पुराने पेपर्स देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट बेसिस हैं, यानी आपको उसमें अपना एक जजमेंट शो करना होता है कि इस परिस्थिति में क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन कल मैं देख रहा था 2012 के पेपर में कि कोई विद्यार्थी है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा अधिगम को दर्शाता है। हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, मुंह से लार टपकाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा जो इंट्यूशन है, हमारा जो आज तक का जो हमने अधिगम किया है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि लार टपकाना एक नेचुरल प्रोसेस है, सीढ़ियों पे चढ़ना बच्चा अपनी उम्र के साथ सीखता है, और अभिवादन करना उसे परिवार सिखाता है कि आप मंदिर में जाते हैं, नमस्कार कीजिए। आप किसी अपने सम्माननीय से मिलते हैं, बच्चा देख के भी सीखता है कि उसके परिवार के अन्य लोग नमस्कार कर रहे हैं, तो वो भी उसका अनुकरण करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। दूसरा, मनोविज्ञान के अंदर आपको एक अपना प्रॉपर जजमेंट तो रखना ही है, एक सिंगल बुक को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें आप कई सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जजमेंट हो ही नहीं पाएगा, आपकी जो अवधारणाएं हैं वो अस्पष्ट रहेंगी। इसलिए एक सिंगल बुक को फॉलो कीजिए। मेरे पास में ये पीडी पाठक की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये, और हालांकि थोड़ी सी मोटी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन इसमें आप चुनिंदा पार्ट पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से किसी एक को आप बार बार पढ़िए। अच्छा, पढ़ने में एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि किताब को जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपके हाथ में पेंसिल हो, आपके हाथ में पेन हो। अगर आपके पास में पेंसिल या पेन नहीं है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से टीवी देखना है, उसमें से अधिगम नहीं होगा। क्योंकि पेंसिल या पेन आपके पास में, इसका मतलब क्या है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज सर्च कर रहे हैं और उसी को आप अंडरलाइन करेंगे। और जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट लुकिंग, वी आर वॉचिंग। हम देख नहीं रहे हैं बल्कि हम ध्यान से देख रहे हैं, और ध्यान से देख रहे हैं इसका मतलब हमारी जो मस्तिष्क की जो क्षमता है, उसकी योग्यता है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी किताब लेके बैठें, पढ़ने के लिए बैठें, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, या आपके पास में हाइलाइटर हो, जिसमें कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगी, आपने उसको हाईलाइट कर दिया। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी कोशिश ये करें कि आपने अंडरलाइन कर रखा है, दूसरी बार जब आप उसको पढ़ें, उसी टेक्स्ट को, तो आप दूसरे रंग का पेन लीजिए, जिससे आप उसको ये भी ध्यान हो जाए कि मैं इसका एक रिवीजन कर चुका हूं। मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मेरी जो किताबें रही हैं उनमें मैं 3-3, 4-4 रंग के पेन की लाइन आपको नजर आएंगी, जिससे मेरे को ये पता चल जाता है कि ये मैंने एक बार कर लिया, ये मैंने 2 बार कर लिया, ये मैंने 3 बार पढ़ चुका हूं, ये मैं 4 बार पढ़ चुका हूं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे हम उस टेक्स्ट को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। उसके बाद में एसएस की बात करते हैं, सोशल स्टडी की बात करते हैं। जो पेपर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना कोई सोचे समझे मैं कह रहा हूं, कि जो हमारी 6, 7, 8 और 9, 10 की पुस्तकें हैं राजस्थान बोर्ड की, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2019-20 का जो सेशन है उसमें प्रचलित पुस्तकों से पूछा जाएगा। इसलिए यदि आप बार बार सुन रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप बिल्कुल भी इस बहकावे में नहीं आए, मुगालते में नहीं रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी बोर्ड की कक्षाओं में जो किताबें चल रही हैं 6, 7, 8, 9, 10, उसका जो सिलेबस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न तो आपको डीडी बसु पढ़नी है, न आपको विपिन चंद्रा पढ़नी है, न आपको माजिद हुसैन पढ़नी है। इस तरह की किसी भी अपने को टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है।
हमें एक तारीख दे दी गई है जो लगभग 80 से 85 दिन के बीच में हमारे पास में समय है। इसलिए एसएस के लिए बेस्ट कि आप उन किताबों को बार बार पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आती है उसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में मैथ्स और साइंस के लिए यहां थोड़ा सा मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। मैथ्स और साइंस में आपको एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि वहां पर जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी का वो बहुत ही कंसाइज टेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा वहां पे आपको मैटर मिलेगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो सिलेबस है उसके इतर आपको नहीं जाना है। तो ये मैथ्स और साइंस में एनसीईआरटी की किताब 6th, 7th, 8th के लिए नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। 9th और 10th के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबें अभी अच्छी हैं। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश, हिंदी के अंदर एक ये पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण और रचना, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको लगभग टॉपिक मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधे राघव प्रकाश पे चले जाएं, क्यों? उसमें आपको एक एक टॉपिक, जैसे विलोम शब्द है, लगभग राघव प्रकाश में 22 पेज हैं। एक वाक्य के लिए शब्द लगभग 37 पेज में दिया हुआ है। तो वहां एक ही चीज में अपन इतने उलझ जाएंगे, जबकि उस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है। वो मेनली आरएस के लिए है। जो हमारी प्रशासनिक परीक्षाएं हैं वहां पर पेपर का लेवल बहुत उच्च स्तर का रहेगा, तो वहां वो चीज आपको काम देगी। यहां पर आपको ये जो बोर्ड की किताब है ये सफिशियंट है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश ज्यादातर लोगों के लिए समस्या है कि इंग्लिश का क्या करें, कैसे करें, ये तो समझ में नहीं आ रही है। तो इंग्लिश का सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आप 1 घंटा इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ें। आसान से आसान किताब से शुरू कर सकते हैं, कक्षा 6 से शुरू कर सकते हैं, 5 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी एक बेसिक समझ बनेगी। दूसरी, जिन लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है वो इस किताब का अभ्यास कर सकते हैं। रेन एंड मार्टिन, सिलेबस आप देख लेंगे जो टॉपिक अपने सिलेबस में है, और इस किताब के साथ में इसकी जो की है वो भी मार्केट में उपलब्ध है और एरर लेस है। सबसे अच्छी बात है, इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्या किताब में उत्तर दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो ये एरर लेस किताब है, इसकी जो की है इसमें कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें अपन ने थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली और विस्तार में फिर कभी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, और मोटिवेट रखने के लिए हम अपने समूह के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करें, एक सकारात्मक माहौल रखें परिवार में, जिससे हम खुशनुमा रहें, और खुशनुमा रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा के प्रति गंभीर हैं उनसे बातचीत करते रहें, पुराने पेपर्स देखते रहें, हम अपने आप को ये फील करें कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और सबसे अंत में ये मंत्र ध्यान रखें कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। हमारा प्रयास बेस्ट होना चाहिए। अगर परिणाम की बार बार चिंता करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये मत सोचें कि भाई मैं अगर क्लियर नहीं कर पाता हूं, अच्छे मेरा स्कोर नहीं रहता है तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दुनिया रीट की एग्जाम से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। केवल आप ये सोचें कि मैं अपना बेस्ट दूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।